बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी जलसे में रिवायती तौर पर अपोजिशन पर तो तनकीद की ही, लेकिन उसके साथ साथ अमरीका और यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा, क्या हम आपके ग़ुलाम हैं जो आपकी हर बात माने? हम न्यूट्रल हैं तमाम तर मामलात में लेकर, हम गैर जानिबदार हैं और गैर जानिबदार रहेंगे। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को यूरोपीय यूनियन के सदर का टेलीफोन आया है, उनसे बात हुई है और उन्होंने अमेरिका यूक्रेन जंग में सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है। क्या वज़ीर आज़म का अवामी जलसे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करना दुरुस्त है? इसके अलावा प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। इमरान खान साहब के पुरानी साथी उनसे नाराज़ तो थे ही, अब अलग होते भी नज़र आ रहे हैं। जहांगीर तरीन के बाद अलीम खान भी अब जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो जहांगीर तरीन और अलीम खान इत्तेहाद हुकूमत के लिए बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, हुकूमती इत्तेहादी भी हुकूमत को बड़े अहम मशवरे लेने का कह रहे हैं। परवेज़ इलाही ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि बड़े सियासी फैसले वज़ीर आज़म लें, कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। क्या परवेज़ इलाही साहब का इशारा असेंबलियों की तहलील है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहिबा शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म ने अवामी जलसे में अमरीका और यूरोपीय यूनियन पर तनकीद कर दी, क्या दुरुस्त है तनकीद करना? देखिए, तनकीद दुरुस्त होती है, कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान के साथ जिस किस्म के पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान किसी चीज़ से और कश्मीर बहुत बड़ा वजह है उसके अंदर, अगर भारत की तनकीद करनी पड़ती है तो हम खुल के करते हैं। उसके अलावा कोई इतना खुल के बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का लकीली खुशकिस्मती से है नहीं है। छोटे मोटे जो कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं सरहदों के अंदर, कभी सरहदों के बाहर, ज़्यादा रीजनल रोल है उनका, लेकिन इस तरह का दुश्मन कोई पाकिस्तान का है नहीं। तो इसलिए इस किस्म की खुली तनकीद जो होती है उसको थोड़ा सा हाथ रोक के करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर या किसी किस्म की पॉलिसी के अंदर जब आप अपना कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो आप अपनी ताकत और अपनी कैपेसिटी को जज करते हैं। तो जहाँ पर कि हम तो मांगे तांगे के अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, कभी उसके पास कभी उसके पास, कभी किसके दर कभी किसके दर। तो जब आपका ये हाल हो तो फिर जाहिर है कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बरतनी चाहिए अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर। तीसरा, ये एक पॉपुलिस्ट चीज़ तो हो सकती है कि वज़ीर आज़म साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे और जाहिर है कि फिर हमने जिस किस्म का माहौल इस मुल्क में बना दिया है कि मगरबी जितने ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, वो सब पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं। ये माहौल हमारे यहाँ तकरीबन अब मुकम्मल तौर पे बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ इस्टाब्लिश, मुझे नहीं पता वजह क्या है, उसके बाद हमने करना क्या है इनको दुश्मन बनाने के बाद, लेकिन बारसूरत हमने ये बना लिया है। तो उसको जब वज़ीर आज़म साहब अपनी ज़ुबान से इस तरीके से अदा करते हैं तो उसकी बड़ी वाह वाह होती है। देखिए, चंद चीज़ें हैं। हार्ड नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फॉरेन पॉलिसी की जाती है। हमने पहले भी कहा, ये हार्ड नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, ये अंदर बैठ के अपने आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपकी रियासत और हुकूमत के आप सोच के अंदर एक कांस्टेंट एक है, कंटिन्यूम है। ये नहीं हो सकता कि कल को पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ जाए तो वो कहे कि नहीं, हम तो सऊदी अरब के साथ तल्लुकात बेहतर करेंगे और हम अमेरिका के साथ ऐसे करेंगे और फलाने के साथ ऐसे करेंगे। नहीं, ये कंटिन्यूम होता है। चाहे वो रिपब्लिकन्स आ जाएं, चाहे डेमोक्रेट्स आ जाएं, वो फॉरेन पॉलिसी तकरीबन एक ही सतह पे एक ही तरीके से चलती रहती है। 19.5-20 का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा कभी फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए हार्ड कोर नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन और फिर उसका एहतियात करना। दूसरी बात यह, ट्रेड और एक्सपोर्ट आपके मैक्सिमम यहाँ जाती हैं यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में। ये आपकी एक्सपोर्ट्स के ये दो बड़ी डेस्टिनेशंस हैं। तो जब आपके डॉलर वहाँ से आते हैं, आपको डॉलर्स की सख्त ज़रूरत है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, रेमिटेंसेज आपको वहाँ से आती हैं अमेरिका से। तो जब आप रेमिटेंसेज पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है हर चीज़ के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा देखिए। दूसरी बात ये होती है, जब आप किसी ऐसी जगह बात करें जहाँ पर आपके लहजे से गुस्सा जल के, तो फिर गुस्से के अंदर जो की हुई बात होती है वो बदकिस्मती से बहुत, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के ऊपर एक बहुत अजीब सा पैगाम देती है दुनिया भर में। एक इकबाल के शेर से ख़त्म करता हूँ कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैक करे खाकी में जान पैदा करे। अभी तक हमें यही नहीं पता कि उनको दुश्मन बना के हमने करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। यानी रूस तो आएगा तो कश्मीर हल कर देगा, हमारे मसाइल हल कर देगा। आज तक अमल नहीं समझते, आप दुरुस्त अमल नहीं समझते अवामी जलसे में? जाहिर है जी, मेरा ख्याल है कि बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। सज्जाद मीर साहब, अवामी जलसे में अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करना वज़ीर आज़म का दुरुस्त अमल है? नहीं जी, अवामी जलसे में तो वो अवाम से ही खिताब कर रहे थे।
जिसे गैलरी से प्ले करना कहते हैं, वो कर रहे थे। हम्म, वो अपने लोगों को यकीन दिला रहे थे कि ये पॉपुलर नारा हो सकता है पाकिस्तान के, वेस्ट और अमेरिका के गोया मैं खिलाफ हूं और उनको रजिस्ट कर रहा हूं। हमारे हुक्मरानों का रवैया उस वक्त ये हुआ करता है जब उनके जाने का वक्त आया करता है, रुखसती का वक्त आया करता है, तो बताते हैं कि हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, हम्म, या आप मगरब भी कह लीजिए वो साजिश कर रहा है। माजी के हुक्मरानों में भी कुछ ने ऐसा किया था, भुट्टो साहब ने किया था, मैं नाम भी ले लेता हूं। और ये एक तरीका रहा है, एक पॉपुलर नारा बन सकता है कि अमेरिका मुझे निकालना चाहता है गोया और मैं उसको अब डट कर मुकाबला, ये उसका रिएक्शन हुआ करता है। वरना पब्लिकली कहने की क्या जरूरत है? आप जो करना चाहते हैं करें, डिप्लोमेटिक लेवल पे करें। आप कहते हैं हम मुतवाजन पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप बनाएं। मुतवाजन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि आप यूरोपीय यूनियन को डांटे डपटे, अमेरिका को डांटे डपटे। ट्रंप के जमाने में तो आप ये नहीं कर रहे थे। उस जमाने में ये नहीं कि ट्रंप और जो बाइडेन के आने के से बहुत उनकी पॉलिसी में फर्क पड़ा होगा, बल्कि ये कि हालात में तब्दीली आई है। अब हालात की तब्दीली में ये भी तो हुआ है कि वो उनके नुमाइंदे ने ये आपके रूस जाने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, हम्म, और ये कि पाकिस्तान के अगर किसी से ताल्लुकात और दूसरे मुल्क से होते हैं, चीन से या किसी और से, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ये बात पहली बार कही गई दफ्तर खारजा के लेवल पर, यानी उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल पर। ये डिप्लोमेसी की जबान में मुनीर अकरम ने ठीक कहा था कि हमें स्पेस क्रिएट करनी है। कि आप स्पेस क्रिएट तो नहीं कर रहे, ये तो आप स्पेस खत्म कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि आप रूस से आपके हमारे ताल्लुकात इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चीन से ताल्लुकात की एक्सटेंशन के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये नया अगर ब्लॉक बन रहा है, अगर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम चीन के साथ हैं, चीन के साथ ताल्लुकात आपके खराब है, और आप मगरब के साथ भी खराब है। इसलिए नहीं कहता कि बहुत खराब है, मतलब ये है कि जिस तरह चलना था सी पैक, हमने उस तरह उसको चलने नहीं दिया है, उसको रोका हुआ है। चीनी भी नाराज है, उनके पैसे भी हमने रोके हुए हैं, बहुत सी बातें, उनकी कंपनियों के पैसे। तो इस सारी सूरत हाल में आप यूरोप को पैगाम देकर ये तो पैगाम दे सकते हैं कि आप बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर हैं, आपके होते हुए कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। आप गोया अमेरिका को भी आंखें दिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट, आप यूरोपीय यूनियन को भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? ये तो तवाज़ुन नहीं है, ये तो मतवाज़न नहीं है। हाँ, अगर आप ये सारी बातें डिप्लोमेटिक लेवल पर कन्वे करते हैं और उसके नताइज निकालते हैं, तो वो दूसरी बात होती है। ठीक, वरना आमतौर पर तमाम मुल्क बड़ी एहतियात, वजीर आजम के लेवल पर, वजीर खारजा के लेवल पर, तमाम मुल्क तो बड़ी कम अज एहतियात कम करते हैं। बिल्कुल ठीक। रजा रोमी साहब, आप दुरुस्त अमल समझते हैं वजीर आजम का अवामी जलसे में अमरीका यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करना? पता नहीं, जैसे कि बाकी अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि ये बड़े जो खारजा अमूर होते हैं और ये पॉलिसी अमूर होते हैं, ये बड़े अहम और हसास होते हैं। आप इनको जलसों के अंदर नहीं कर सकते। देखिए, जलसा तो वो कर रहे थे, अपने सपोर्ट बेस को बता रहे थे कि भाई अब शायद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी पूरी है और वो निकाले जाएं, या उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ भी लगाई। लेकिन साथ में जो उन्होंने ये आड़े हाथों लिया वेस्ट को, तो उनको वो एक बयानिया बनाया जाता है कि जी मैं चूंकि आज़ादाना फैसले कर रहा था, आज़ादाना पॉलिसी कर रहा था, इसलिए मुझे मगरिब ने और आलमी साजिश ने निकाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो उनको दाद देनी पड़ेगी आलमी साजिशी कुव्वतों को कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी उनका असर है, बिलावल भुट्टो पर भी असर है, शहबाज शरीफ पे भी असर है, नवाज शरीफ पे भी असर है, जहांगीर तरीन पे भी असर है, आज अलीम खान पे भी असर हो गया। ये तो कमाल की कोई बैरूनी साजिश लगती है कि जो कि इतनी ज़्यादा मौसर है। अगर ऐसी बात है तो फिर वज़ीर आज़म साहब को तो ये चाहिए कि उनके पास तो सारी पावर है, उनके मातहत काम कर रही हैं एजेंसियां, आईबीबी और आईएसआई भी, उनसे हुक्म दें कि पता करें कि वो कौन से ऐसे मगरबी ममालिक हैं या डिप्लोमेट्स हैं जो कि उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद में पैसे दे रहे हैं या फंड कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। देखिए, ये इस तरह की बातें जो हैं, ये मुल्क के साथ, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। खान साहब को हम ये कई बार कह चुके कि खान साहब को अपना टर्म पूरा करना चाहिए। चलिए, ऑपोजिशन उनके खिलाफ सफारा हो गई है, पहले भी होती रही है, कोई पहली बार तो ये नहीं हुआ ना कि सारी ऑपोजिशन मिलकर निकालने के लिए आ जाए, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया करते। जैसे अभी शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने हमें एक फैसिलिटी दी हुई है, जीएसपी प्लस, $6 अरब के लगभग पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहां जाती हैं।
यहाँ पे कारखानों में जो टेक्सटाइल बनती हैं, गारमेंट बनती हैं, टी शर्ट, तौलिए, जी चादरें, वो वहाँ पे जाती हैं। उससे लोगों के रोजगार लगे हुए हैं। ठीक एक्सपोर्टर्स जो हैं उससे डॉलर पाकिस्तान में आते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो ये बंद कर दे इस तरह के बयानात सुन के, ताकि ये कारखाने बंद हो जाएं? अमेरिका सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अगर किसी मुल्क को एक्सपोर्ट जाती है, एक सिंगल मुल्क को, तो वो अमेरिका है। और रेमिटेंसेस जो है बैरूनी ममालिक, जो ज़र मुबादला आता है पाकिस्तानियों का, वो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका से आता है। जी अब इस तरह के तो हालात हैं, IMF के पास जा जा के दूसरा प्रोग्राम खुद ही इन्होंने किया है, इसी ठीक गवर्नमेंट ने किया है। और उसके बाद आप इस तरह की जो है ये अब ये बात पहुंचेगी वेस्टर्न कैपिटल्स में भी पहुंचेगी। वो सोचेंगे कि भाई ये बिल्कुल क्या हो रहा है और ये क्यों इस तरह से बुरा भला कहा जा रहा है, और क्या रूस ने वहां पे जाके उन्होंने कौन सा झंडा गाड़ लिया, या चाइना गए थे तो वहां बिल्कुल से कौन सी कोई वो ले आए, या कोई एटमी धमाका कर दिया इमरान खान साहब ने, कोई नया न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको दाग दिया है कि बिल्कुल ठीक जिससे कि सर। मगरिब उनके खिलाफ। ये पॉपुलर रेड ठीक, रजा रूमी साहब का जवाब है। आसमा आसमा चौधरी साहबा, आप क्या समझती हैं, दुरुस्त अमल है वजीर आजम का अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नेटो पर तनकीद करना देखिए अवामी जलसे में? जी बिल्कुल, अवामी जलसे से जैसे तो उन्होंने खिताब किया है, मेरे ख्याल से एक अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने अपनी ये बात अवाम तक पहुंचाई है। शायद वो जारहाना तौर पे कुछ और कहना चाह रहे थे, जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ कि कल से एक डिबेट चल रही है कि नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन ने खत क्यों नहीं लिखा और पाकिस्तान को खत लिखा कि आप इस जंग के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो शायद इमरान खान ने उनको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जी पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर के मुल्क हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्हें एहतियात की ज़रूरत थी। इंडिया की अपनी तिजारत है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं और दीगर ममालिक के साथ वो बराबरी की सतह पर उनके ताल्लुकात चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ फॉरेन फंडिंग भी होती है। अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारी मद में इमदाद भी देता है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद भी मिलती है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को जरा बेहतर तौर पे अगर वो ये बात करते, डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जा सकती थी। जी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आप बयान देते हैं उस हवाले से बात की जा सकती थी, लेकिन किसी जलसे में अवाम को देखकर और इस तरह की जारहाना बात करना, शायद इसके मुज़मरात पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फेटअप की बात की जा रही है, पाकिस्तान अभी तक स्टिल ग्रे लिस्ट में मौजूद है। बहुत सारी हम पे पाबंदियां भी लग सकती हैं जी इस तनाजुर में, पाकिस्तान की तिजारत बंद की जा सकती है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इसमें नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आज मैं कुछ अभी देख रही थी, कुछ देर पहले खबर भी आई है कि यूरोपियन यूनियन के सदर ने वजीर आजम जी इमरान खान को लेटर लिखा है कि आप सालसी का किरदार अदा करें रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इस वक्त। तो चलें, अगर उन्होंने जारहाना एक इनिंग्स खेली है तो दूसरी जानब से एक सालसी के किरदार के तौर पे भी ऑफर की गई जी है पाकिस्तान के किरदार को। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तान कैसे इनिशिएटिव लेता है, किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। ठीक लेकिन जैसे कल उन्होंने जलसे में इस बात को खिताब किया और जिस तरह जारहाना तौर पे वो बोले, वो तो शायद पाकिस्तान के हक में ये बात ना जाए। मेरे ख्याल से उनको जो गुस्सा है अमेरिका पे, अभी तक वहां से प्रेसिडेंट की जानिब से कोई कॉल नहीं आई। जी पाकिस्तान के साथ जो उस तरह सफारती लेवल के ताल्लुकात थे जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में थे, इमरान खान गए, उनको रिसीव किया, बड़ा ज़बरदस्त पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जी गया। वो हालात और मामलात इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो शायद वो भी इमरान खान ने कुछ आंखें दिखाने की कोशिश की, कुछ ठीक गुस्सा, कुछ एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, तो शायद ये चीज़ कहीं गले ना पड़ जाए पाकिस्तान के। देखिए, बिल्कुल अगर ठीक हम आसमा साहबा। पूरी तरह से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं इस वक्त, तो फिर हम बाहर की दुनिया में आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। देखिए, ठीक, पाकिस्तान इस हम वक्त उस पोजीशन में नहीं है, इनफरादी आपका तौर पे पॉइंट अगर है। बात क़ता कलामी करें, की माजरत चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तरीन अलीम गठजोड़ के बारे में, कितना खतरनाक हुकूमत के लिए हो सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत के अहम तरीन रहनुमा अलीम खान भी अब जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए हैं। आज उन्होंने कहा जिस तरह हुकूमत का कारोबार चलाया जा रहा है वो सबके सामने है, अवाम में फेस सेविंग अब नहीं रही है और पार्टी को बचाने के लिए तमाम धड़ों को एक किया जा रहा है। अदम एतमाद के हवाले से अलीम खान ने कहा कि आने वाले दिनों में इस बारे में फैसला करेंगे कि हम किस तरफ हैं और किस तरफ नहीं हैं। रजा रूमी साहब, जहांगीर तरीन अलीम खान इत्तेहाद हुकूमत के लिए क्या वाकई अब
बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है? राइट, सजाद मीर साहब, आपको लगता है बड़े खतरे की घंटी बज गई हुकूमत के लिए? नहीं, यकीनी तौर पर ये इत्तेफाक है, ये हुकूमत के लिए तो खतरा ही है। और इस लिहाज से कि दोनों अशखास वो थे जो इमरान खान के इलेक्शन से पहले एटीएम कहलाया करते थे। ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता था दोनों के बारे में, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने पार्टी को बहुत फाइनेंस किया है। मैं इमरान को नहीं कहता, पार्टी को बहुत फाइनेंस किया है और बहुत साथ दिए, बहुत मदद की है, बहुत काम किए। लाहौर में जब इमरान आते थे तो अलीम खान के यहाँ ही ठहरा करते थे। जमान पार्क होने के बावजूद भी, शायद वो ज़ेर तकमील था, तामीर था या क्या था, या कुछ मामला भी था, तो मैं तफसील भी जाना नहीं चाहता, अगरचे मुझे कुछ उसका इल्म भी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बाद जब इक़्तिदार मिला इमरान खान को मैं कहूँगा पीटीआई को मिला, तो दोनों जो ज़ेर एताब आए। पहले अलीम खान आया, और अलीम खान तो इस तरह आया कि नैब के हत्थे चढ़ा दिया गया, जेल चला गया, छूट के आया, सीनियर वजीर बनाया, मुलाकात हुई, कहा मामला टल गया है, तय हो गया है। वो कुछ देर रहा, उसने अपने आप को अलग कर लिया और बहुत संजीदगी के साथ अपना काम करता रहा। एक चैनल भी शायद उसने खरीद लिया है और वो तरीके के साथ अपने काम में लगा रहा। उसने अपने आप को गोया पॉलिटिक्स से हटा दिया। चलिए, उसका कसूर तो ये गिना गया कि वो वजारत आला का उम्मीदवार था और बुज़दार उसको अपना बहुत सख्त हरीफ समझता था, और बुज़दार के कहने की वजह से उसको भी और सब्तान खान को भी सजा मिली कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वजारत आला के उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन बराह रास्त तो ऐसा नहीं था, बल्कि उसने तो पार्टी को इब्तदाई दिनों में, उसके जहाज बड़ा मशहूर हुआ था कि जहां जाता है लोगों को इकट्ठा करके लाता है, बड़ी मदद की थी, लेकिन वो भी ज़ेर एताब आया। अब दोनों लोग जो हैं एक तरह से अगर इकट्ठे हो रहे हैं और जहांगीर तरीन लंदन में बैठा हुआ उनकी सदारत कर रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो चौधरियों का जो दबाव था, जो जोर था, जो ताकत थी, जो समझते थे कि सिर्फ एक ही तरीका है कि परवेज अलाई को या वो बना दें वजीर आला या ये वजीर आला बना लें, उनकी ताकत भी कुछ कम होती दिखाई देती है, क्योंकि ये एक ऐसा ताकतवर ग्रुप है जिसके पास इतने सूबाई असम्बली के रुकन और कौमी असम्बली के, यानी कौमी असम्बली के तो खैर जहांगीर तरीन के पास इतने रकान मौजूद हैं कि वो कुछ भी मामले को पलट सकते हैं। अब ये किधर जाते हैं किधर नहीं जाते, हालात तो यही बताते हैं। आज उधर दूसरा इजलास भी हो रहा है शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब का, और वो भी तय करने वाले हैं, वो भी ऐलान करने वाले हैं। ये भी कहते हैं कि हम कुछ कहेंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, और ये जो कुछ हो रहा है वो इमरान के हक में नहीं जाता। ये नहीं हो सकता कि ये लोग इकट्ठे हुए हों इसलिए कि गोया इन लोगों को एक पार्टी दूसरी पार्टी को समझाने के लिए इकट्ठी हुई हो कि चलिए इमरान खान के साथ चलते हैं। वो कहते हैं हमारे पास रास्ता ही नहीं है, लोग हमें ठीक सवाल पूछते हैं, लोगों के पास जा नहीं सकते। तो ये सूरत हाल यही है कि यकीनी तौर पर इमरान के लिए ये खतरे की घंटी है। शहजाद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं खतरे की या बड़े खतरे की घंटी बज गई है? भैया मुझे तो लगता है बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी भी बदली है थोड़ी बहुत अपोजिशन की। पंजाब की गवर्नमेंट को गिराना, हिलाना और उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पंजाब के, मेरे ख़्याल में ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर कदम है, एक्सेप्टेबल भी है। इसके बारे में शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर कोई थोड़ा बहुत आपको फेडरेशन के अंदर या सेंटर में, यानी इमरान खान नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी रिलक्टेंस भी नज़र आती थी किसी के अंदर, तो वो काम जब पंजाब में होता है तो वहाँ पे कोई रिलक्टेंस नहीं होती, बल्कि कहा जाता है और बार बार कहा जाता है कि इमरान खान को अपनी टीम में तब्दीलियाँ करनी चाहिए। और फिर हम अगले लोगों के अगले सवाल में हम इसको डिस्कस करेंगे। परवेज़ इलाही साहब भी चीख चीख के कह रहे हैं कि कुछ तब्दीली, बड़ी तब्दीली का वक्त आन पहुँचा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये तब्दीली का वक्त आन पहुँचा, और इस वक्त ये जो ग्रुप बना है अलीम खान का, जहांगीर तरीन का, देखिए ना आज सारे MPs वहाँ जमा थे। MPs का जमा होना बड़ा टेलिंग है, बड़ा एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। यानी नेशनल इसमें MNAs नहीं थे, आज सिर्फ MPs की बैठक हुई है। और MPs की बैठक कब होती है? जबकि एक पार्लियामेंट पंजाब असेंबली के अंदर एक फॉरवर्ड ग्रुप टाइप चीज़ निकल आती है। तो मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि ये या तो अपना इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कदम सबको एक्सेप्टेबल है, पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग में भी एक्सेप्टेबल है, शायद कुछ इदारों को भी एक्सेप्टेबल हो। तो अब उसके बाद
हो सकता है उनके दिमाग में अगला सवाल ये हो कि अगर ये एक्सेप्टेबल है और हमें किसी ना किसी के साथ मिलकर ये कदम करना है, तो क्या इमरान खान फिर हम में से किसी को उठा के बुज़दार की जगह लगा देंगे बजाय चौधरी परवेज़ इलाही के? क्या हमारा भी एक ग्रुप का एक वज़न बनता है जिसमें हम पॉसिबल उसके बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं पावर के? तो ये चीज़ कुछ बुनती हुई मुझे नज़र आ रही है पंजाब के अंदर। दूसरी बात, जब जिनके अंदर वो जो पीटीआई का नाराज़ ग्रुप है, अगर वो जो पंजाब असेंबली के अंदर अपना वोट कास्ट करता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में या इमरान खान को मजबूर जी। करता है कि वहाँ तब्दीली लाई जाए, तो उस सूरत में जो बाकी मानदा लोग हैं, जो कि एमएनएज़ हैं, जो कि अभी भी रिलक्टेंट थे, जहांगीर तरीन साहब का इशारा नहीं, पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक, उनके अंदर भी एक जो झिझक है वो ख़त्म हो जाती है जी। और वहाँ पे फिर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आसानी के साथ या बेहतर तौर पर ठीक। ज़्यादा शॉर्ट तरीके से पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी की और टैक्टिक्स की तब्दीली नज़र आती है। अगले 2-4 दिनों में देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरी नज़र में है ये। रज़ा रूमी साहब, अलीम तरीन गठजोड़ कितनी बड़ी खतरे की घंटी हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है। पांसा जो है वो पलट दिया है। इस वक्त जो पूरी तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां जारी हैं और हुकूमत के फ्यूचर की बात हो रही है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उसकी वजह है कि अलीम खान साहब का अपना असर और रसूख है। जो पंजाब के जो एमपीएज हैं और कुछ एमएनएस में भी हैं, जहांगीर तरीन साहब का तो आप देख ही चुके हैं, उनका बाकायदा एक ग्रुप है और उनके साथ जो एमएनएस या एमपीएस हैं उनकी पहले भी बात हो चुकी है अपोजिशन की पार्टियों की, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो इस सूरत हाल में जहाँ पे इमरान खान साहब कल वो गरजे बरसे हैं अपोजिशन पर भी, दुनिया पर भी, तो जाहिर बात है उनको भी इस चीज़ की मालूमात मिल रही होंगी कि क्या खिचड़ी पक रही है या रादर खिचड़ा पक रहा है, और इसीलिए वो उनका गुस्सा भी तेज़ है क्योंकि ये सारी तैयारियां देखिए। इस डेवलपमेंट की जो सबसे अहम बात है वो ये कि पहले चौधरी परवेज़ इलाही और पीएमएलक्यू पर बहुत इन्हिसार हो रहा था कि इत्तेहादी छोटे इत्तेहादी तोड़ लिए जाए तो इमरान हुकूमत को गिरा सकती अपोजिशन। जी। ये हिकमत अमली बदल ली गई है और अब ये जो पीटीआई के अंदर से ही जो मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं, ये उनके ऊपर रिलाय करके एक तब्दीली का ठीक। पूरा जो अमल है उसको सामने लाया जा रहा है। अब ये कितना कामयाब होता है कि नहीं, देखिए ये तो अब वक्त ही बताएगा। जी। अगले 24 घंटे 48 घंटे में पता लग जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इसका एक सबसे बड़ा सबक ये है। देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ये काम ठीक नहीं होते, हुकूमतें अपना टाइम पूरा करें, ठीक। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबक खान साहब के लिए ये है कि जिन फसली बटेरों को, लोटों को उन्होंने अपनी पार्टी में पैक किया था 2018 की कामयाबी के लिए या उनके पास भेजे गए थे, वो उन सब ने अपनी अपनी दिखा दी जी। कि पंजाब की सियासत जो होती है वो इक़्तिदार की सियासत होती है, जो जेड़ा झट्टे उहदे नाल। अभी ठीक। उनको ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बदल जाएगा, इसलिए सारे जो है अपने अपने, यहाँ अगला इलेक्शन आ जाएगा, उनको टिकटें मिल जाएंगी नून की या किसी और पार्टी की, तो वो सारों ने अपना ये दिखा दिया है। पार्टियां जो होती हैं और सियासत नजरिए के बगैर कुछ नहीं होती, सिर्फ बंदर जी। बांट होती है। और ये चीज़ पहले भी खान साहब को अगर तारीख का इदराक नहीं था तो आज के इस लेसन के बाद, आज के इस घंटी के बाद उनको कम से कम ये पता लग जाएगा सियासत किस तरह से करनी है। अपने असूलों पे पीछे हटेंगे, अपनी जो बयानिया था उसको मुस्तरद या तर्क करेंगे, तो फिर ये इस तो तरह नुकसान तो होगा। होता है, इस तरह बिल्कुल के काम ठीक। होते हैं। आसमा चौधरी साहबा, अलीम तरीन गठजोड़ कितनी बड़ी खतरे की घंटी हुकूमत के लिए? देखिए सबसे पहले तो देखना ये होगा कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि अलीम खान भी मैदान में आ गए और जहांगीर खान तरीन तो पहले थे ही एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में, और जब उन पे टफ टाइम आया उनके एमपीएस उनसे मिले, उनसे मुलाकातें की, लेकिन हुकूमत के खिलाफ कोई उन्होंने खास हिकमत अमली नहीं बनाई। अपना एक प्रेशर ग्रुप रखा पार्टी के अंदर और पार्टी वालों को भी पता था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बात ये समझने की है कि कहाँ से ग्रीन सिग्नल आया कि अचानक रातों रात मौलाना फजल रहमान तो 4 साल से इस हुकूमत के खिलाफ धरना लिए बैठे हैं, लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीएमएल-एन भी कर रही है, पीडीएम भी बना, वो इस हुकूमत को नहीं गिरा सके। इस हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं ला सके कि जिससे इस हुकूमत को गिराया जा सके। अलीम खान और जहांगीर तरीन का सामने आना वाकई में एक बड़े अलार्मिंग
सिचुएशन होगी है हुकूमत के लिए और एम्बैरसिंग भी है। जी देखिए ये वो लोग हैं जो इनके पार्टी के अपने अंदर के लोग हैं, जो शायद डसे हुए हैं इमरान सरकार से और जी इसी वजह से वो अब एंड टाइम पे अपना कुछ ग्रज निकालने के लिए सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस रही है तकरीबन 4 साल पंजाब के अंदर, उससे सब नाला हैं। कोई भी ठीक पार्टी हो या पार्टी के अंदर लोग हो, डे वन से इमरान खान से ये सवाल किया जाता था कि आप उस्मान बुज़दार को क्यों लाए हैं, वसीम अकरम प्लस उसको कहा गया। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो वसीम अकरम प्लस तो नहीं ऐसी परफॉर्मेंस सामने आई या हमने जी देखी। तो अभी जो ये लोग इकट्ठे हो गए, शायद वजारत आला की जंग है या पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप जो सामने आएगा, अपनी बातें मनवाई जाएंगी। क्योंकि देखिए 4 साल तो हुकूमत को हो गए, आखिरी 5वां साल तो इलेक्शन का साल होता है, जी हुकूमत भी जलसे जुलूस करती है, अपोजिशन भी इसकी तैयारी करती है। तो अगर ये प्रेशर ग्रुप वजारत आला हासिल करता है तो क्या वाकई ही ये इमरान सरकार के साथ ठीक। आसमा चौधरी साहब का साहिबा का भी पॉइंट आया, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को अहम और बड़े मशवरे दे रहे हैं, क्या बड़े मशवरे हैं, क्या इशारा असम्बलियों की तहलील है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमती अहम इत्तेहादी परवेज़ इलाही ने हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़े अहम सियासी फैसला करने का कह दिया। उनका इशारा क्या असम्बलियों की तहलील है, आसमा चौधरी साहब? देखिए असम्बलियों की तहलील तो ऐसा सच नहीं हो सकता। पंजाब के हवाले से उन्होंने उनको बड़े फैसले करने का कहा है और जिसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, शायद पता नहीं ऑडियो आई है नहीं, उस्मान बुज़दार के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर जी उस्मान बुज़दार को हटा के अलीम खान को या इनके ग्रुप में से किसी को लगाया जा सकता है तो एक तरह से इस प्रेशर ग्रुप को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पंजाब की सियासत में भी तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है। और जो पार्टी के अंदर बहुत सारी नाराजगियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग तितर बितर हो रहे हैं, लोग राब्तों में हैं, अगले साल के जो इलेक्शंस हैं उसमें अपने टिकट्स कंफर्म कर रहे हैं, पंजाब की सियासत में खासी खलबली इस वक्त मची हुई है। तो उस हवाले से इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि आप कोई बड़ा फैसला करें। देखिए इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के हवाले से जब भी बात होती थी उन्हें हमेशा ये कहा जाता था कि ये उन्हें नहीं हटा सकते, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है और कोई ऐसा बड़ा फैसला इमरान खान को बहरहाल लेना पड़ेगा। ये तो खैर अभी उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ड्यूटी लगाई है कि वो जी अलीम खान से भी मुलाकात करें, जहांगीर जी तरीन लोगों से भी मुलाकात करें और उसके बाद देखें, पार्टी को रिपोर्ट दें कि उनके क्या मुतालबात हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तब्दीली की जाती है और पार्टी के अंदर से भी तब्दीली लाई जा सकती है तो इसमें कोई मजायका नहीं। और पार्टी के अंदर अगर प्रेशर ग्रुप अपनी ये मुतालबात सामने लेकर आ रहा है तो इमरान खान को उनका ये मुतालबा जरूर सुनना पड़ेगा, वरना परवेज इलाही साहब, उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब को पीएमएलएन को ताना दिया जाता था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप पंजाब से तब्दीली का आगाज करें, तो शायद फिर पीएमएलएन भी इसमें एक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान ने अपनी पार्टी को बचाना है, पार्टी के लोगों को सेटिस्फाई करना है, तो पार्टी के अंदर से ही अगर तब्दीली की जा सकती है तो उसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है। ठीक। रज़ा रोमी साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब का इशारा असम्बलियों की तहलील है? देखिए ये इशारा बिल्कुल हो सकता है, मैं इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकता। बहुत सारी मामलात ऐसे हैं। देखिए एक जो बड़ा मामला तो उस्मान बुज़दार साहब की जो तैनाती थी वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, उसके ऊपर हमेशा से ही एतराज़ात रहे, इत्तेहादियों को भी रहे, पीटीआई के अंदर लोगों को रहे, हत्ता के मुक़्तदर हलकों के हवाले से भी ये मीडिया में बार बार कहा गया कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है और उनको देखकर इमरान खान साहब को बारहा मशवरा दिया गया कि इनको जी प्लीज बदल दीजिए, खुदारा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसको ना इससे चलाइए, मुल्क को ना रुसवा करें। लेकिन वो नहीं हुआ। अब चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो ऑफर भी की गई है गालिबन ऑपोजिशन की तरफ से भी, इधर खान साहब की तरफ से भी, और वो दोनों तरफ ही इंगेज्ड हैं और ये देख रहे हैं। लेकिन बड़े सियासी फैसले का मतलब अगर असम्बलियों की तहलील होती है फिर तो गेम मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाएगी। और क्योंकि वो तो फिर असम्बलियाँ जब तहलील होती हैं फिर आपको पता दमादम मस्त कलंदर होता है। और पिछली बार तो 2018 में तो उनको बड़ा फेवरेबल मैदान जंग मिला था जहाँ पे उनको हर तरफ से सपोर्ट थी, एम्पायर भी उनके साथ थे,
बाहर जो तमाशाई भी तालियां बजा रहे थे, स्टेडियम की चाबियां जो है वो भी उनके हवाले कर दी गई थी और कहा कि दाखिल हो और कब्जा कर लो और ले लो, तो वो जीत गए। अब ऐसा तो हालात नहीं है। अब मुकम्मल तौर पर आपको गैर जानबदारी दिखाई देती है हर हर क्वार्टर से, हर लेवल के ऊपर, और किसी तरह से भी जो है वो कोई उनको पार्टिजानशिप नहीं दिखाई दे रही। इसलिए मेरे ख्याल से खान साहब जो हैं वो इस तरह का रिस्क शायद ना लें। और ये परवेज इलाही साहब का जो इशारा है वो यही है कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, नया वज़ीर आला ले आएं तो कुछ मामला शायद सेटल हो जाए, नाराज और बागी अरकान जो है वो भी ठीक हो जाएं। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। बात ये है कि ये इतनी खिचड़ी पक चुकी है, इस वक्त इतनी आगे ऑपोजिशन बढ़ गई है कि अब ये सारे अगर वो कर भी ले बड़े सियासी फैसले या और दीगर फैसले, खतरनाक किस्म के फैसले जिनका के सरगोशियों में जिक्र होता है, अखबारी कॉलमों में और टीवी के तज्जियों में, अगर वो ऐसा खतरनाक फैसला भी करते हैं तो वो भी उनको भारी पड़ेगा, वो बैकफायर होगा। उनको ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त वो अब एक सियासी मैच्योर सियासी लीडर के तौर पर इस तूफान को चैलेंज को से नबर्द आजमाऊं और सुर्खरुओं कोई भी ऐसी चीज ना करें जो एडवेंचरस हो, क्योंकि हमने माजी में देखा है, हमारी तारीख में वो उल्टा उसका नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। जी शहजाद चौधरी साहब, आपको भी लगता है जो मशवरे लेने का परवेज इलाही साहब कह रहे हैं वजीर आजम को, वो उसमें असेंबली की तहलील भी हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बड़ा फैसला करें और वक्त पे करें। ये दो चीज़ों का उन्होंने बहुत क्लियरली इसको अंडरलाइन किया है। बड़ा फैसला क्या हो सकता है पंजाब में, ज़ाहिर है हमें आप उसको डिस्कस करने के बाद पता चल चुका। और उसके बाद फिर ये कि और जल्दी करें, यानी अभी वक्त है, अभी कर लें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक और पॉसिबिलिटी ज़रा सोचते हैं कि क्या ये जो ग्रुप है जो कि जहांगीर तरीन और अलीम खान मिल के एक, क्या ये प्रेशर ग्रुप बना है? प्रेशर ग्रुप अपने लिए भी हो सकता है, प्रेशर ग्रुप इसके लिए भी हो सकता है कि तमाम के तमाम किसी ज़माने में क्या बल्कि हमेशा से PMLQ के साथ रहे हैं, ये कम से कम लीडरशिप ज़रूर रही है, PMLQ के मेंबरान थे ये। तो क्या परवेज इलाही की एडवांस टीम है या बी टीम है जो कि ये प्रेशर ग्रुप बन के बैठी हुई है? क्या परवेज इलाही साहब का उस दिन ये इजहार करना कि जल्द फैसला करें और वक्त पे करें और बड़ा फैसला करें जिस दिन के ये प्रेशर ग्रुप मिल रहा है, क्या ये अंदेशा है या ये बताया जा रहा है, या ये अंदेशा है कि हो सकता है कि मेरी फिर गाड़ी मिस हो जाए और इनमें से कोई एक वज़ीर आला बना दिया जाए? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर ये वाज़ियों के सामने चीज़ आती है तो फिर हो सकता है कि इमरान खान, जिस तरह उनकी तबीयत है, वो कुछ भी ना करें और फिर इस कश्ती को ऐसी बहने दें दोष पे लहरों के, जहाँ पे भी इसको कोई ले जाए। तो मुझे यूँ लगता है कि वक्त आन पहुँचा है कि पंजाब के बारे में या फैसला करके अपने आप को रिकवरी कर ली जाए, यानी परवेज इलाही साहब को भी अगर बना दिया जाए तो परवेज इलाही साहब वज़ीर आला के तौर पे इन सबको इकट्ठा करके अपने साथ मिला सकते हैं और इमरान खान की जो पोजीशन वीक होगी वो वीक भी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या इमरान खान इतना बड़ा फैसला करने की अहलियत रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप भी समझते हैं तो बड़े बड़े सियासी फैसले लेने का परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा है, वो असेंबली की तहलील है? असेंबलियों की तहलील तो मुझे दिखाई नहीं देता। परवेज इलाही अगर मशवरा देंगे तो पंजाब के सिलसिले में देंगे, और पंजाब के सिलसिले में वो ये मशवरा कभी नहीं देंगे कि अलीम खान को बना दिया जाए या जहांगीर तरीन के किसी आदमी को बना दिया जाए। वो पंजाब के सिलसिले में बड़े फैसले को तो यही समझते हैं कि मुझे वजीर आला बना दिया जाए, मैं मामला को निपट लूंगा, आपकी हुकूमत पंजाब में बचा दूंगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकते। अच्छा, ये कहना कि वो चूंकि काफली के लोग हैं ये अलीम खान और जहांगीर तरीन, तो भाई वो तो नून लीग के लोग भी हैं, जहांगीर तरीन तो उनके एडवाइजर भी रहे हैं, और इनमें से बहुत से लोग वो हैं जो नून लीग में जाना चाहते थे और जाते जाते रास्ता बदल दिया या बदल दिया गया, या नून लीग ने उनको रास्ता दिया नहीं, कुछ कह लीजिएगा इसका। तो ये तो छोड़ दीजिएगा कि ये लोग किधर जाएंगे, परवेज इलाही इन सबको काबू कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये उनकी ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश ये है कि पंजाब उनके हवाले कर दिया जाए। नून लीग ये कहती है कि अगर पंजाब को उनके हवाले करना है तो हमें कितने नफलों का स्वाब मिलेगा, क्यों करें हम ऐसे ही अच्छे हैं, बुजदार चलता रहे तो वो भी कौन सा बुरा है। अब ये प्रेशर ग्रुप अपने अपने तरीके पर अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। परवेज इलाही का आखिरी कार्ड तो ये है कि मुझे बना दिया जाए, और पहला कार्ड भी यही है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और गालबन ये परवेज इलाही के लिए इस ख्वाहिश का कि उनको वजीर आला बना दिया जाए खतरा होगा। अगर पार्लियामेंट तोड़ने के बारे में जो बात की जा रही कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, ये रिस्क होगा, यकीन ये रिस्क होगा, लेकिन इसके अलावा चारा नहीं है।
एक बहादुर लीडर इस सूरत में सिर्फ यही कर सकता है। भुट्टो साहब ने किया था, असेंबली जल्दी तोड़ दी थी, अगरचे वो मिस फायर कर गया या उसके नताज कुछ निकले, लेकिन ये काम एक बड़ा लीडर कर सकता है। हम 5 साल पूरा करने की बात करते हैं, ये कोई पार्लियामानी निज़ाम में जमहूरी तौर पर कोई मैंडेटरी बात नहीं होती कि 5 साल पूरे करें। जब तक आपको मैंडेट हासिल है आप पूरा करें, उसके बाद अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं करवा दें, असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन करवा दें, तो सब जमहूरियत का हिस्सा होता है, पार्लियामानी जमहूरियत का। सदारती निज़ाम नहीं है कि 5 साल चलेगा, 4 साल चलेगा या इतने साल चलेगा। पार्लियामानी जमहूरियत में अगर वजीर आला को एक अक्सरियत हासिल है तो वजीर आला है, अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसकी पार्टी का या मुखालिफ पार्टी का आदमी वजीर आला बन जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सूरत हाल इस वक्त मौजूद है और परवेज अलाई चाहते हैं कि इसका फायदा उठाकर पंजाब की वजारत आला ले लें और फिर सारी गेम जिस तरह के बाकी लोग समझते हैं कि परवेज अलाई का वजीर आला होने का मतलब ये है कि वो अपने सारे चांसेस फ्यूचर के भी जो है उनको जरा मद्दम कर लें, अगर खत्म नहीं कर सकते तो सजाद मीर साहब आप करने को तैयार नहीं। सजाद मीर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मशवरा असेंबली तहलील करने का ही है। मैं जवाब कुछ कहना चाहता हूं। जी शहबाज मैं आपको वक्त देता हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका जवाब हाँ है सजाद मीर साहब? नहीं, असेंबली तहलील करने का मशवरा नहीं, तहलील करने का मशवरा मुझे नहीं लगता वो पंजाब में तब्दीली का मशवरा जरूर है। जी शहजाद चौधरी साहब, खासा संजीदा मशवरा है और ये किसी ऐसे ही तहलील करने का मशवरा देगा उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक सजाद मीर साहब। जी शहजाद चौधरी साहब, सजाद मीर साहब ने बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात की कि PMLN ना पहले दिन से चाह रही है ना अब चाहेगी कि ये वजारत आला चौधरी परवेज अलाई को दे दी जाए अगले साल 1.5 साल के लिए। बिल्कुल सही बात है और वो एक पॉलिटिकली एक बिल्कुल सही पोजीशन भी है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि इसका नुकसान ही नुकसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे ये 50 का ग्रुप अपना या जो भी जितने भी मेंबरान बनते हैं, प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है और ये किसी तरीके से कोई एक करारदाद लेके आते हैं बुज़दार के खिलाफ पंजाब असेंबली में, तो क्या फिर हम ये तवक्को करें कि PMLN बुज़दार के हक में वोट देगी, इस अदम एतमाद के खिलाफ खड़ी नहीं होगी? आई रियली ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखना पड़ेगा अगले दिनों में कि ये PMLN लगता है मुझे यूं है कि बुज़दार साहब को वोट देगी। बिल्कुल, ये भी एक रास्ता हो सकता है। शहजाद चौधरी साहब, सजाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब, आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।